तो अभी हम एडुटेरिया के एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट का सभी ऑब्जेक्टिव इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिना समय गंवाए हुए हम ये हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। तो पाकिस्तान में और कौन सी पहाड़ियाँ हैं? साल्ट हिल्स हैं, मुरी हिल्स हैं, मरगल्ला हिल्स हैं, किराना हिल्स हैं, ये सब पाकिस्तान में हैं। आप सबको नोट डाउन कर सकते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं, और इसके साथ साथ और भी पहाड़ियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, इसमें साल्ट हिल्स हैं, मुर्री हिल्स हैं, मरगल्ला हिल्स हैं और किराना हिल्स हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, जैसे नेपाल में भी पहाड़ियाँ हैं। नेपाल में कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब नेपाल में हैं। म्यांमार में भी अराकान योमा, चिन हिल्स, काचिन हिल्स, ये सब म्यांमार में पाए जाते हैं। तो अब चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था ईरानी तथा यूनानी ने। ईरानी तथा यूनानी ने कहा था। सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम ईरानी तथा यूनानी ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा, यह संस्कृत में भी लिखा गया था, प्राकृत में भी लिखा गया था, तमिल में भी, तीनों भाषा में पांडुलिपि लिखा गया था। तो ये इनमें से सही होगा। इनमें से सभी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, तीनों भाषा में पांडुलिपि लिखा गया था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपमहाद्वीप कहते किसको हैं। किसी भी महाद्वीप के भीतर एक ऐसा बड़ा भाग जो स्पष्ट रूप से अलग भूभाग हो, जिसकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु संबंधी पहचान हो, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब आता है। कौन कौन आता है? फिर से, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। यहाँ का लगभग 20 से 25% आबादी, पूरी दुनिया की 20 से 25% आबादी सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में रहती है। इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, फिर इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार की खाड़ी है, म्यांमार की पहाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है, सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, सही है। दूसरा, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो ये दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपि बोला किसे जाता है? पांडुलिपि को हम बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। उस दस्तावेज जो पूरी तरह से हाथ से लिखा गया हो, हाथ से लिखा गया दस्तावेज को पांडुलिपि कहा जाता है। ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले ताड़पत्रों में, भुर्जपत्रों में, चर्मपत्रों में, कपड़ा में, लकड़ी में जो हस्तलिखित होता था, उसे पांडुलिपि कहा जाता था। ये धार्मिक ग्रंथ भी हो सकता है, राजा का इतिहास के, राजा के क्या राजा है, राजा के जो भी जीवन की चर्चा है, सब उसमें मिलती थी। साहित्य के बारे में लिखा जाता था। तो पांडुलिपियों में ये सब होता है। तो इसका ऑप्शन आप देखिएगा, तो पांडुलिपि का मत में ऑप्शन नंबर 1 है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा। तो ये बात सही है, पांडुलिपि में प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा होती थी। दूसरा है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। और चौथा है, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। ये चारों सही है। तो इसका ऑप्शन चारों सही है,
1, 2, 3 और 4 पांडुलिपि का महत्व चारों में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। पांडुलिपि का महत्व चारों में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुर्ज-होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बुर्ज-होम है क्या? ये हड़प्पा सभ्यता जो थी हड़प्पा कालीन सभ्यता, उसी में एक स्थान का बुर्ज होम का चर्चा है। ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर घाटी में। ये प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ बुर्ज-होम में बुर्ज के पेड़ का मतलब वहाँ का एक पेड़ था, वो बुर्ज था। बुर्ज नामक पेड़ का वहाँ का अधिकता थी, इसलिए उसको बुर्ज-होम कहा जाता है। यहाँ पे क्या था कि भूमिगत घर होता था। यहाँ पे भूमि के अंदर गड्ढा खोद के घर यानी ज़मीन के अंदर रहते थे लोग, जो गोल या अंडाकार अवस्था में ज़मीन को गड्ढा कर लेते थे, उसके अंदर में रहते थे और उसकी सीढ़ियाँ मिट्टी को काट कर बनाया जाता था। और फिर यहाँ शवों के साथ कुत्ते का भी, पालतू कुत्तों का दफनाने का रीति रिवाज था यहाँ पे बुर्ज-होम में। फिर सूती और ऊनी कपड़ों का अवशेष भी यहाँ मिला है। ये सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया बुर्ज-होम को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में बुर्ज-होम को शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा छठा में क्या है? ऑप्शन में 1 में बुर्ज-होम में होम गड्ढे के नीचे पर घर बनाते, ये सही है। दूसरा है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली यहाँ। हाँ, ये भी था क्योंकि वो कश्मीर था, गर्म इलाका होता था, ठंडा इलाका होता था, तो वो गर्मी के लिए अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाते थे। उसकी भी वहाँ पे निशानी मिली है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संभावित रूप से में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले मेहरगढ़ में गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ, जौ, ये सब भेड़ बकरी पालन प्रारंभ ये सब कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। और यहाँ मेहरगढ़ में खजूर और बैर, इसका भी मिला है कि खजूर और बैर यानी फल भी खाते थे वो लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लेकिन अब थोड़ा हड़प्पा के बारे में जान लेते। हड़प्पा में क्या क्या था? तो यहाँ पे हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु की जो मुहर थी वो मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिसको कि उर्वरता की देवी भी कहा जाता था। यहाँ विशाल अन्नागार मिला है हड़प्पा में। तो हड़प्पा में ये सब मिले हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी में आ जाइए तो लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, इसको गोदीवाड़ा बोला जाता था। गोदीवाड़ा दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा जिसको बोलते थे। फिर मनके का कारखाना भी यहाँ मिला है। फारस की खाड़ी की मुहर मिली है। फिर दिशा मापक यंत्र भी मिला है, जिसको कंपास बोलते हैं। ये सब मिला है कहाँ? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। और भीमबेटका में क्या मिला है? भीमबेटका में युद्ध के दृश्य मिले हैं, पारिवारिक दृश्य मिले हैं। ये सब कहाँ मिले हैं? भीमबेटका में। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे? तो 12,000 साल पहले यानी 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। 9,500 ईस्वी पूर्व के समय से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इस समय औजार भी मिलते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण 12,000 साल पहले घास वाले मैदान बनने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 9, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के नंबर 1, औजार पॉलिश किए जाते थे। नंबर 2, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो इसमें होगा नवपाषाण काल। 9,500 ईस्वी पूर्व के समय से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है।
इस समय कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इस समय कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। ऐसे उपकरण मिले हैं जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी तथा अनाज तथा अन्य पौधों के उत्पाद को पीसने के लिए ओखल और मूसल का भी उपयोग किया जाता था। तो ये इसका आंसर दोनों होगा, यानी 9 का सी होगा। औजार पुलिस भी किए जाते थे और अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए भी किया जाता था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? प्रारंभिक मानव आखेटक जो खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव आखेटक जो थे, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे? इसके तो कई कारण हो सकते थे। देखिए ऑप्शन में क्या-क्या है। एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ये बात सही है। जो खाद्य संग्राहक ये लोग थे नहीं। एक जगह कहीं भी कभी यहाँ पे जंगल झाड़ में गए, वहाँ पे फल फूल जो भी थे वो खाते थे, वहाँ ख़त्म होता था, फिर दूसरे जगह पे जाते थे। तो शिकार ढूंढने के कारण ये भी सही है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए ये भी सही है। और मौसम बदलने के कारण, जैसे ज़्यादा गर्मी होती थी तो वहाँ नहीं रह के फिर ठंडा प्रदेश में आते थे। जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ ज़्यादा ठंडा, जब ठंडा के दिनों में तो फिर वो गर्मी प्रदेश में आते थे। तो इसका आंसर चारों, यानी इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मेसोलिथिक जो है 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक को मेसोलिथिक युग कहा जाता है। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक को क्या बोले जाते हैं? मेसोलिथिक युग। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे होते थे। इसे मैक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ऑप्शन ये नंबर 2 में है, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। पत्थर के आकार छोटे थे, उसी को मैक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे औजार को ही मैक्रोलिथ कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, पत्थर के औजार आकार में बड़े नहीं थे, छोटे थे। ऑप्शन नंबर 3, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, यानी नहीं पाए जाते थे। ये नहीं है, ये पाए जाते थे। पुराने किस्म के औजार भी पाए जाते थे और नए किस्म के औजार भी पाए जाते थे। नए किस्म के औजार में छोटा औजार पाया जाता था जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ? नंबर 1, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। सही है, हड़प्पा सभ्यता जब अंत हुआ तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था। नंबर तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। ये तो सही है। जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था। नंबर 2, मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। ये भी सही है। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था, मोहर, लेखन तथा बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया था। इसके चलते कच्चे माल का आयात जो था वो भी घट गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था, यानी इसमें नई बस्तियों की संख्या भी बढ़ी, कच्चे माल का आयात घट गया था, हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया था, मोहरे, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। यानी इसका चारों ऑप्शन सही है। इसका चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो इसका होगा पहले तांबा। तांबा जो था वो राजस्थान में पाया जाता था। तांबा राजस्थान में सबसे पहले मिला था।
तांबा राजस्थान में मिला था, टीन अफ़गानिस्तान में मिला था और सोना कर्नाटक में मिला था। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें में ये तीनों याद कर लीजिए। तांबा राजस्थान, टीन अफ़गानिस्तान, सोना कर्नाटक। तांबा राजस्थान, टीन अफ़गानिस्तान, सोना कर्नाटक। तांबा राजस्थान, टीन अफ़गानिस्तान, सोना कर्नाटक, ये तीनों याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। हड़प्पाई सभ्यता जब अंत हुआ तो उसको इतिहास ने क्या क्या बोला कि कैसे अंत हुआ। तो इसमें नदियों के सूखने के कारण ये भी बोला गया था कि नदी सूख गया होगा, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता जो था उसका विनाश का कारण में एक ये भी आया था। नंबर 2, जंगलों के विनाश के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये पांचों इसमें से आता है। ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका व्याख्या किया है, तो ये पांचों इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। भारत के पंजाब प्रांत में, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सी में है राजस्थान में, डी में है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो नहीं, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये हड़प्पा सबसे पहला खोजा जाने वाला नगर भी है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा। क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, हड़प्पा में, कालीबंगन में, मोहनजोदड़ो में या लोथल में। तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। महान स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में, हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर कालीबंगन और लोथल होगा। कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगन में मिला था और लोथल में मिला था, ये दोनों में मिला था अग्निकुंड। कालीबंगन और लोथल दोनों में अग्निकुंड मिला है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी। तो हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता में विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, योजनाबद्ध नगर निर्माण है, पकाई गई अभी जितना भी पढ़ाए थे, विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये सब में हड़प्पाई नगर में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें विशाल स्नानागार तो है, अन्नागार भी है, योजनाबद्ध नगर निर्माण, योजनाबद्ध नगर निर्माण भी है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रोड जाया जाता था, दरवाजे पीछे की ओर रहते थे, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। नाला का निर्माण था, हर घर से नाला निकलती थी जो एक कुंड में जाके गिरती थी, पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। ये चारों, इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है, इनाम गांव, इनाम गांव के बारे में है। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गांव के प्राचीन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या था, इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल आज के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की एक सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे था। घोड़ नदी जो है भीमा नदी की एक सहायक नदी थी, वहीं पर एक स्थित था। 3600 से 3700 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे, घोड़ नदी के तट पे।
ये भीमा नदी की एक सहायक नदी है। ये ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। 3600 से 27 साल पहले मानव का निवास होता था। वयस्कों का आमतौर पर जमीन में सीधा लटाकर दफनाया जाता था, जिसमें उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। कभी-कभी शवों को घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। शवों के साथ ऐसे बर्तन भी रखे जाते थे जिनमें शायद भोजन और पानी होता था। यानी शव का जो ये माथा था वो उत्तर दिशा की ओर होता था, और उसके साथ भोजन के जो बर्तन होते थे, ग्लास, थाली जो वगैरह जो भी हो, उसके साथ ही दफनाया जाता था। तो इसका जो है 19 का 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये उत्तर दिशा में लटकाया जाता था। जो लटकाया जाता था ये उत्तर दिशा में लटकाया जाता था, लेकिन यहाँ है दक्षिण दिशा में। यहाँ क्या है? दक्षिण दिशा में। लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं होगा। 1 और 2 सिर्फ आंसर होगा इसका। इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 होगा। ऋग्वेदिक काल में क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ऋग्वेदिक काल में जो दासों के साथ उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ये सही है। ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ व्यवहार होता था कि अब मालिकों की संपत्ति, दास को मालिक की संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? उन्हें राजा बनने का स्वतः अधिकार प्राप्त था? बिल्कुल नहीं, उन्हें राजा बनने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर नहीं होगा। सी, उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी? ये भी नहीं था। ऑप्शन, उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त थी? ये भी नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। अब ऋग्वेदिक काल में आ जाइए। ऋग्वेदिक काल का क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। और क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन, ये 2 नंबर में क्या है? राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो इसमें क्या है कि 1500 से ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता था। पहले ऋग्वेदिक काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित वर्ग, जो जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, तथा दूसरा राजाओं का वर्ग था। इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे, और ना महल और सेनाएं थी, और ना ही वह कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा भी नहीं बन सकता। ऋग्वेदिक काल में राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 मिनट। हाँ, आ गया। इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। इसका उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अभी क्या है कि महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, उसे क्या कहते थे? महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें क्या क्या कहा जाता था? उसे काले और लाल बर्तन में मृतकों को दफनाया जाता था। काले बर्तन या तो लाल बर्तन में इसे दफनाया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, काले और लाल बर्तन में होते थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में जान लीजिए, और कथन और निष्कर्ष है। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी। ये तो सही है। महाजनपद जो समय था महाजनपदों का, जिसमें 16 महाजनपद थे, इस आप लोग को पता होगा।
उसमें शासक ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी थी। इसका कारण में क्या है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये सही बात है। महाजनपद जिसमें था उस समय शासक ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारी की नियुक्ति की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि उस समय जो बड़ी अस्थायी सेना रख रखे थे या विशाल किला था, उसका निर्माण के लिए संसाधन तो चाहिए ना, रिसोर्सेज तो चाहिए ही, तो उसके लिए टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे। इसका कथन ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में। सिकंदर के बारे में है। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर महान जो थे, सिकंदर महान व्यास नदी के तट पर इनके जो सैनिक थे अब आगे बढ़ने की से इनकार कर दिए थे। ये यूरोप के मैसेडोनिया में रहने वाला सिकंदर था। वो पूरा दुनिया तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों को जरूर जीत लिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया था। जब उसने पूरब की ओर बढ़ना चाहा तब उसके सैनिकों ने मना कर दिया। वे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों की विशाल सेनाएं थी। इसके डर से, और दूसरा ये भी था कि वो थक भी चुके थे क्योंकि बहुत दूर से वो आ रहे थे लड़ाई करते करते, यानी लगभग जहाँ से आ रहे थे वो पूरा क्षेत्र को जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन भारत में घुसने से पहले व्यास नदी जो है उसके पहले ही उनके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? नंबर 1 विदेशी और व्यापारी, नंबर बी महिलाएं, दास और कर्मकार, नंबर सी युवा राजा और सैनिक, नंबर डी पुरोहित और भिक्षु। तो वज्जी संघ की सभाओं में महिला, दास और कर्मकार, ये सबको सख्ती से बाहर रखा गया था। किसी गणीय संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर एक को राजा कहा जाता था। ये राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे। वे सभाओं में भी मिलते थे और चर्चा तथा बहस के जरिए तय करते थे क्या करना है और कैसे करना है। अगर उन पर कोई दुश्मन हमला कर देता था तो वे मिलकर चर्चा करते थे किस खतरे से निपटने के लिए क्या किया जाए। हालांकि इस जो राज्य में थी, महिलाएं, दास और कर्मकार हिस्सा नहीं ले सकते थे। चलिए, आज 25 क्वेश्चन है। अब अगला वीडियो में हम आगे भी पढ़ाएंगे। ये बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का ऑल आउट आया हुआ है एडुटेरिया से। बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरे बुक को ख़त्म करेंगे। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए। इसके लिए आपको धन्यवाद।